एक लड़की जो मतलब इसको डॉक्टर बनना था, आपने डॉक्टर किया, ठीक है, फिर आपने यूपीएससी, देन आप यूपीपीएससी आपने किया, जो आई थिंक देन यू मैनेज टू बिकम अ जीएसटी ऑफिसर। आई एम पोस्टेड एज अ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर इन जीएसटी डिपार्टमेंट। ऐसे कोई सिफारिश आपको किसी ने लगाई हो कभी? नहीं, सिफारिश नहीं, वो बोलते हैं अरे मैडम देख लीजिए। जीएसटी रिटर्न क्या होता है? वो होती है खुशी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वो सरकार के लिए खुशी होती है, वो नहीं, हमारे लिए हमारे भी खुशी लिए भी होती है। एक लेडी ऑफिसर और एक मेल ऑफिसर में क्या फर्क है? ये तो फीमेल्स को ना रिस्पेक्ट बहुत मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में। बट जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, लाइक व्हेन आई एंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो रिस्पेक्ट मैंने खुद फील की है। आपका नॉलेज बेस पे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, देन दे चेक योर पर्सनैलिटी। तो उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी पर्सनालिटी की, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। तो आई वाज पोस्टेड इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, तो उसमें जीएसटी फिर तो बहुत रेड मारी होगी। आपको पूरा फ्रीज करा देते हो। इट्स लाइक ये ना मूवी चल रही होती है। लोग सरकारी अफसरों से इतना डरते क्यों हैं? ये सिर्फ एक लोगों के मन में डर है। आप जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेके तो सॉल्व होती है। जितना रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आपसे। मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज कुछ करके ना गाड़ियों पे टैक्स कम कराओ। मेरे ना शौक नहीं पूरे हो पा रहे इस चक्कर में। लोग सरकारी अफसरों से इतना डरते क्यों हैं? जैसे मैं मतलब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, वो बहुत डरते हैं। मतलब हर एक आदमी, एक्चुअली दोस्त क्या मेरे जितने, मतलब हमारे आजू बाजू अगर आप देखोगे तो सभी लोग बहुत डरते हैं। नहीं, मुझे लगता है डरने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक जीएसटी डिपार्टमेंट इज़ हाईली कोऑपरेटिव। मतलब पहले हमें भी लगता था, एक्चुअल में क्या है ना, सबको लगता है कि चक्कर लगवाएंगे, पैसे मांगेंगे, ठीक है, काम होगा या नहीं होगा। पर जब आप जाते हो ना वहाँ पे, तब आपको उसका रियलिटी चेक मिलता है। लाइक हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी आता है, बहुत अच्छे से उसको मतलब प्रॉपर उसको समझाया जाता है बिठा के। ये सिर्फ एक लोगों के मन में डर है। आप जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेके तो सॉल्व होती है। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या आपने बोला कि आपकी कई रेट्स ऐसी थी जो रात के 12-12 1-1 बजे तक चलती थी और आप रहते थे वहाँ पे, तो आपकी पर्सनल लाइफ किस वे में अफेक्ट होती है इस चीज़ से? इस डिपार्टमेंट में तो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल बहुत बैलेंस है। रेट्स कितनी होती हैं? 15 दिन में, 10 दिन में एक बार, ठीक है, महीने में हार्डली 3 या 4। अब 3-4 दिन तो मुझे लगता है कि आप उतना मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ अ 10 to 5 जॉब। कोई इसमें आपको इमरजेंसी नहीं होनी है। आप अपनी फैमिली को अपने लिए अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आपकी पोस्टिंग है तो फिर आपको रात को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रात को ही चेकिंग जनरली होती है, क्योंकि जितना भी ये माल निकलता है ना हाईवे पे, वो सब रात में ही निकलता है। तो तब थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब पर्सनल क्या कि आपका खुद का अफेक्ट होता है कि भाई हर कोई रात को सोने की आदत है। अब वो उस टाइम पे काम करेगा तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। बट वो भी ऐसा नहीं कि आपकी परमानेंटली पोस्टिंग होती है, 1-1.5 साल के लिए पोस्टिंग होती है मोबाइल में भी, तो मुझे लगता है वो भी मैनेज हो जाती है। अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड जॉब प्रोफाइल। बट इस जॉब के पर्क्स क्या है? इसमें मुझे लगता है अच्छा खासा पर्क्स इन द सेंस कि आपको एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, ठीक है। क्या सैलरी है आपकी, करंट सैलरी? मतलब हाँ, मतलब ग्रॉस में 85 प्लस। तो मुझे लगता है कि बीइंग स्टार्टिंग में इतना वर्थ है। तो जीएसटी ऑफिसर की एक सैलरी है, मतलब एट माई पोस्टिंग आई एम टेलिंग यू। तो जैसे आपका लेवल फिर बढ़ता चला जाता है। लाइक आई टेल यू दी हायरार्की ऑल्सो, ठीक है। लाइक राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज स्टेट टैक्स ऑफिसर और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। फिर उसके ऊपर आता है असिस्टेंट कमिश्नर, देन डेप्यूटी कमिश्नर, देन जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। जॉइंट कमिश्नर भी अलग होते हैं, फिर वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो सेक्टर का काम देखते हैं। फिर वो उसमें आपके इसमें SIB के होते हैं, ठीक है। जो ये हमारी होती है, इसको एनफोर्समेंट विंग होती है, ठीक है, उसके JCs होते हैं, जॉइंट कमिश्नर। फिर उसके ऊपर होता है आपका एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2, देन एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, देन इट इज़ हेडेड बाय द कमिश्नर, ठीक है, स्टेट लेवल पे पूरा। तो ये हमारी हायरार्की है। तो उसी हिसाब से फिर आपकी सैलरीज और पर्क्स जो हैं वो उसी हिसाब से फिर आपके डिसाइड होते हैं। और मुझे लगता है इस जॉब में सैलरी से ज़्यादा द रिस्पेक्ट,
द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ वो ज़्यादा मैटर करती है। देखो बेसिक सैलरी के बिना तो किसी का काम होगा ही नहीं। आप अगर बेसिक सैलरी नहीं होगी तो आपका खर्चा पानी भी नहीं चलेगा। तो सैलरी तो इट्स गुड, बट बाकी चीज़ें भी अच्छा है इसका। लोगों को एक परसेप्शन है कि ब्यूरोक्रेसी इज करप्टेड, ठीक है, तो आपको लगता है कि सरकार को कोई चीज़ें करनी चाहिए जिसमें वो ब्यूरोक्रेट्स को और सिविल सर्विसेज को एक इंसेंटिव थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए? अगर देखो सैलरी एक अच्छी खासी आपकी सैलरी है या आपके पर्क्स अच्छे हैं, करप्शन बंदा कब करता है? जब उसकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। मान लीजिए उसका खर्चा है 50,000 का, उसको सैलरी मिल रही है 20,000 की, अब वो 20,000 का गैप कहाँ से भरेगा? अगर आप, और मान लीजिए उसका खर्चा है 40,000, उसको सैलरी मिल रही है 70,000, तो वो 30,000 उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो सोचेगा नहीं ना कि मतलब मेरा खर्चा नहीं निकलेगा। तो करप्शन आप उसको वहीं पे मिनिमाइज़ कर देंगे। ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी था कि आपको करप्शन अगर सिस्टम में रोकना है, ये तो हमारे क्या कहते हैं कौटिल्य ने भी बोला था। मतलब आप मौर्य टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। उन्होंने भी बोला था अगर करप्शन रोकना है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी सैलरीज, ठीक है, उनके पर्क्स, उसको इतना हाई रखो कि उसके थॉट प्रोसेस में ही ना है कि उसे करप्शन करना है। तो इट्स वन ऑफ द वे कि करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी को आप ये कर रहे हो? मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी की चोरी हो रही है? सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है तो ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगी कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, बट वो किसी पे भी हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी चोरी कर सकती है, सर्विसेज वाले हैं वो भी चोरी कर सकते हैं। वो चोरी तो कोई भी कर सकता है, बट उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है। सर्विसेज वाले हैं ना? हाँ क्योंकि आप कुछ बना के बेच नहीं रहे हैं, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू योर पॉडकास्ट, तो इट्स अ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग। नहीं, हमारा अब तक 20 लाख नहीं हुआ। नहीं हुआ। हमारा अभी चल रहा है। नहीं, आई विश की जल्दी से हो जाए। प्लीज प्लीज। सो अभी जैसे हम पर्क्स की बात कर रहे थे, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो, आपको घर मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आई थिंक आपको उसके साथ ड्राइवर मिलता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का ध्यान रखते हैं, आपके फ़ोन बिल्स का ध्यान रखते हैं, और आपको टिल यू रिटायर आपका वो घर आपके पास रहता है। तो इज़ इट द सेम विद GST ऑफिसर्स एज वेल? नहीं, वो इतना नहीं है कंपैरेटिव टू IAS ऑफिसर्स की, बट हाँ इतना है कि आपको ऑफिस के काम के लिए गाड़ी मिलेगी, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं तो उसके लिए वो आपका जो है HRA करता रहता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको वो लेना है या आपको अपना पर्सनल अकोमोडेशन करना है। और रिटायरमेंट तक का नहीं, वो फिर मतलब इट्स अ थोड़ा डिफरेंट GST में और IAS ऑफिसर का वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। अभी आपको IAS बनना है ना? और अभी जैसे आपने बोला कि ये अगर आपको अपना पर्सनल अकोमोडेशन करना है, तो पर्सनल अकोमोडेशन का सरकार कुछ फीस एक देती है स्पेसिफिक? नहीं, फिर वो आपका HRA नहीं काटेगी ना, तो वो फिर आप अपनी जेब से पे कर रहे हो। अगर आप सरकार का लोगे तो वो आपका सैलरी में से कट करके देते हैं, फिर आपको बाउंडेशन हो जाती है कि आपको इतना ही लेना है। पर्सनल में आप बढ़ा भी सकते हैं। पता है एक चीज़ मुझे जो बहुत सरप्राइज करी है, जो हमने क्वेश्चंस के बारे में बात किया था बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, वो एक भी क्वेश्चन अभी तक हमने पूछा नहीं है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है। तो जब आप ये सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो, या UPPSC के लिए प्रिपेयर करते हो, या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो आपको फील्ड में मिलती है, उससे आप एज अ पर्सन कितना बदले हो? मतलब जैसे मुझे अभी 1 जून को 1 साल हो गया प्रॉपर जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, उससे पहले में देखोगे और आप अभी में देखोगे, इट्स अ बहुत डिफरेंस आया है। एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है, जो चीज़ पहले नहीं समझ में आती थी अब थोड़ा समझ में आती है क्योंकि आप डेली वही चीज़ करते हैं। दूसरा आपका कम्युनिकेशन, कि आप हर बंदे से सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रख सकते। आपके पास कुछ सीधे लोग भी आएंगे, कुछ टेढ़े भी आएंगे, ठीक है, तो वो आपको हैंडल करना है। एंड बीइंग अ फीमेल इट्स अ चैलेंज ऑल्सो, ठीक है। वो 2 मिनट में आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे क्योंकि आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत चेंजेस आया है। मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई हूँ। पेशेंस तो आ ही गया था UPSC में, बट कामनेस बहुत आ गई है, क्योंकि जब एक यंग एस्पिरेंट रहता है ना तो बहुत एग्रेसिव टाइप रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में आके अपने यहाँ शांत हो जाता है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में दिखता है कि आपको तेरा काम नहीं करेंगे हम, ठीक है, ऐसे कैसे आप करा लोगे। वो धीरे धीरे आता है, फिर वो आप धीरे धीरे सीखते हो कि अगर आपको काम मना भी करना है तो देयर इज़ अ वे टू से नो, ठीक है, कि भाई ये काम ऐसे नहीं हो सकता है।
वो तब भी नहीं मान रहा है, सुन लीजिए, ठीक है, जो आपको लीगली अच्छा लगता है फिर वैसे करिए। और इसमें ग्रूमिंग आपकी डे बाय डे होती है, सीखने आपको इसमें पब्लिक डीलिंग इतनी होती है आपकी, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपका बात करने का तरीका, आपका समझने का तरीका, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका नहीं है, वो 18 से कब 5% हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग आपको अच्छे से चेक करनी, मतलब मैं खुद बैठ के जब मैंने ज्वाइन किया था, आई यूज़ टू सिट देयर, जब मतलब 5 बजे के बाद में 3-4 घंटे आई यूज़ टू सिट इन दी ऑफिस कि ये चीज़ कैसे हो रही है, एक एक चीज़ को यूट्यूब पे देखना, उसको एक्ट में पढ़ना, ठीक है, उसको अपने जूनियर्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में, कलीग्स के साथ में डिस्कस करना, एक एक चीज़ का क्या मतलब है। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगा, तो मुझसे वहाँ पे लॉयर्स चिढ़ गए थे कि मैडम केस नहीं करती हैं। फिर मैंने उनको बोला इतना टाइम चाहिए मुझे, उतना टाइम होगा। आज वही परेशान है कि मैडम आज वो मुझसे ज़्यादा परेशान है कि वो एक एक चीज़ देखती हैं। पहले क्या होता था कि समझ नहीं आता था, लेकिन अभी 1 साल हो गया तो काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत चेंज आया पर्सनैलिटी में, बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप इतने ड्रिवन हो अपने काम को लेके, तो आपके सीनियर्स को कभी ऐसे जलन, या आपके सीनियर्स को कभी ये नहीं होता कि यार इतना काम क्यों कर रही है ये? नहीं, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। ये चीज़ मैंने अपने डिपार्टमेंट में फ़ील की है, सपोर्टिव बहुत हैं। काम आप जितना करते हो वो आपको देंगे, वो पुश करेंगे आपको, ठीक है। और मेरा क्या है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आप मुझसे खाली नहीं बैठा जाता कि आपको काम मिले। जैसे मेरा क्या होता है, फील्ड विजिट्स भी रहती है, ऑफिस का भी रहता है। तो पहले मैं आधा दिन ऑफिस करती थी, आधा दिन फिर फील्ड विजिट। तो मैं घर आती थी 8, साढ़े 8, 9 बजे, सुबह 8:30 बजे निकल के। फिर मेरे सीनियर्स ने बताया कि बेटा अभी यंग हो इतना काम अभी कर लोगी, बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसको बैलेंस किया कि जिस दिन ऑफिस आ रहे हो पूरा दिन ऑफिस को दो, जिस दिन फील्ड में जा रहे हो पूरा दिन फिर फील्ड में काम करो। तो फिर उसी हिसाब से फिर अपने आप को मैंने चेंज किया। बट मेरे सीनियर्स थोड़े खुश रहते हैं कि हाँ भाई लड़की थोड़ा मेहनती है, काम करती है। और इससे जब आप ज़्यादा काम करते हो ना, तो आपका सीनियर्स जो है ना वो और सपोर्टिव हो जाते हैं और खुश रहते हैं कि भाई नया बच्चा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, और सारे हेल्पफुल हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे अभी तक ऐसी कोई नहीं लगा कि हेल्पफुल नहीं है या कोई चिढ़ता है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हैं सभी। तो आपकी सर्विसेज में मेंस टू वुमेन का रेशियो कितना है? जीएसटी में विमेन डोमिनेट करती है। करती है? करती है। मतलब आउट ऑफ दी 17 सेक्टर्स हैं हमारे नोएडा में जीएसटी डिपार्टमेंट में, मैक्सिमम पोजीशंस आर होल्डिंग बाय फीमेल। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट एंड स्टेट टैक्स ऑफिसर जिस पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, इस पर सिर्फ 3 मेल ऑफिसर्स हैं आउट ऑफ 17, सारी फीमेल्स हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट में डोमिनेटिंग है फीमेल्स का। लाइक हमारी कमिश्नर भी फीमेल थी, ठीक है, हमारी एडिशनल कमिश्नर भी फीमेल हैं, हमारी जॉइंट कमिश्नर भी फीमेल है, मेरी जो डीसी थी जब मैंने ज्वाइन किया था वो भी फीमेल थी। अभी तो ट्रांसफ़र हो गया उनका, अभी मेल हैं। अदरवाइज जीएसटी में फीमेल्स का डोमिनेशन है। आप लोग किसी पे रेड मारने से पहले या किसी को नोटिस भेजने से पहले उन पे कितने टाइम तक नज़र रखते हैं? डिपेंड, अगर आपको प्रॉपर एक प्रूफ मिल गया और आपको सीनियर ने परमिशन दे दी, क्योंकि रेड आप ऐसे नहीं कि आपको रात को सपना आया और कल जाके रेड मार दिया, ठीक है। तो जॉइंट कमिश्नर लेवल से डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस दी जाती है। जब तक जेसी इसको डिसाइड नहीं करेंगे कि रेड होनी है, तो इसे जेसी परमिशन देंगे कि ही इज़ सेटिस्फाइड कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं या सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रही हैं, नाउ इट्स अ फुल प्रूफ कि रेड बनती है अब। तो जेसी जो है डीसी को आदेश देगा कि भाई अब आप रेड के लिए चले जाइए। इन्फॉर्म कर देंगे, वो भाग जाएगा। कभी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, सुबह जाके एकदम धावा बोल देते हैं। सुबह मतलब कितने बजे? मतलब अराउंड 10 o'clock या अच्छा, तो एकदम ही तो सुबह की चाय के टाइम पे? मतलब ऐसा नहीं हेलो तो होता है ना अक्षय कुमार स्टाइल में तो सुबह ही फिर आप पहुंच जाते हो, ठीक है। फिर वहाँ जा, क्योंकि अगर आपने पहले से बता दिया तो वो आपके पेपर्स वहाँ से हटा देगा, और वहाँ जाके फिर फुल प्रूफ ना सर्च चलती है। आपको टिप ऑफ मिलता है? वो अंदर की बात है तो अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब मिलता है नहीं, वो अंदर की बात अंदर है। की बात है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जीएसटी ऑफिसर टैक्स की चोरी को कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो तो पकड़ लेते हो उसे। जैसे आपने बिल्स, जैसे मैंने बताया सिर्फ बिल का मूवमेंट हो रहा है, तो एक टाइम के बाद ना आइडिया लगने लग जाता है भाई इसकी कांटा पर्ची नकली है,
उस पर जो GST नंबर है वो फर्जी डाला हुआ है, उसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ बिल्स ही घुमाई जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नंबर ऑफ बिल्स सेम अमाउंट के ही घूम रहे हो। लाइक 50,000 पे ई-वे बिल बनता है, वो 49,000 का कर रहा है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ पैटर्न बनता चला जाता है। अगर वो आपने पकड़ लिया, इसमें बैक चेन चलती है, एक की प्रोफाइल खोली, फिर उसने उसके में कोई आया, उसकी प्रोफाइल खोली, बड़ा मजा आता है। पीछे पीछे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं ना उसकी प्रोफाइलिंग में, पता ही नहीं लगता है। और अगर किसी को कभी करना हो तो कैसे करें? आप ऑफिस आइएगा फिर नहीं मैं ठीक हूँ। तो कभी कोई ऐसा चोर मिला जो पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट था? देखो, चोर हमेशा स्मार्ट है तभी वो चोरी कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पुलिस उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ। वो एक एंड पे छोड़ देगी तो दूसरे पे पकड़ लेगी। तो हर लेवल पे अपने ब्लॉकेड लगाए हुए ना, कि भाई ये वाला बैरिकेड आपने तोड़ दिया, अगले से भी बच गए, कहीं ना कहीं तो जाके टकराओगे ना, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। बट ये है कि नया सिस्टम आया था जैसे GST, तो सबको अडॉप्ट करने में ना थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, चाहे व्यापारी है, चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट है, सबको टाइम लगा। तो वही सुधार अब सरकार धीरे धीरे कर रही है। जैसे मैंने बताया 17-18 का असेसमेंट अब लास्ट ईयर से शुरू हुआ, तो जितनी कमी उस टाइम पे रह गई थी 17-18 में, वो अब पूरी करी गई हैं। तो अब प्रॉपर असेसमेंट चल रहा है, उस चीज़ को, कमी को पूरा किया जा रहा है। GST इज़ लाइक ग्रोइंग लाइक अ बेबी, कि भाई बच्चा जब बढ़ता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बच्चे को कहाँ डांटना है, कहाँ उसे संभालना है। तो इट्स लाइक जस्ट ग्रोइंग अ बेबी। उसके साथ में आपको कोई क्लॉज गलत लगता है, उसको हटा के नया क्लॉज लेके आते हैं, या अमेंड करना होता है उसको अमेंड करते हैं। तो इट्स द सेम वे GST इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। टाइम के आप कुछ सालों बाद देखिएगा GST का, मतलब एक बार जब ये पूरे पकड़ आ जाएगी ना, तो इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव रेवेन्यू। इससे बहुत रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा इससे। पोर्ट्स पे मैंने देखा है कि लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके GST भरते हैं और फिर एक्सपोर्ट करके उसका रिबेट लेते हैं। उसमें भी बहुत लोग ये एक्सपोर्ट्स करते तो हैं। हमारे यहाँ पे ना 0 रेटेड है, तो लाइक कि SEZ सप्लाई हो गया, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो 0 रेटेड सप्लाई हो गई। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 0% रखा हुआ है। इंपोर्ट आता है तो उस पर टैक्स लगता है, लाइक कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, तो कस्टम्स देखते हैं उसको। तो मतलब बचता तो कोई नहीं है, एवरीवेयर इज़ चेक्स एंड बैलेंसेस। बट ये एक्सपोर्ट्स वाला जो सिस्टम सरकार ने किया है, कि जैसे इंडिया में भी लाइक ऑन द लाइन ऑफ मेड इन चाइना को प्रमोट करते हैं, तो मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसलिए वो 0 रेटेड रखा हुआ है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक अल्कोहल में GST, अल्कोहल में नहीं है वो, भी उसमें अल्कोहल में GST नहीं है। अल्कोहल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, दे स्टिल आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। तो उस पर भी डिबेट चल रही है, उसको भी कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो मैटर हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उस पर स्टेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। इसलिए हमने देखा है कोई कोई स्टेट्स में चीप होती है अल्कोहल, कोई कोई स्टेट्स में एक्सपेंसिव होती है। जैसे गोवा में चीप है तो महाराष्ट्र में एक्सपेंसिव है, गुड़गांव में, हरियाणा में का हाँ रहता जी। है। तो ये अल्कोहल जितना रह गया वो सब स्टेट, क्योंकि उस पे जो अल्कोहल से जो टैक्स आता है वो स्टेट कलेक्ट करती है। और अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उससे सोचो जितना टैक्स आएगा तो वो उसका स्टेट का खुद का रेवेन्यू होता है। तो वो इनिशियली अभी बाहर रख के गए हैं, तो उसमें स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर स्टेट्स को एकदम से ना रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो उनका भी ध्यान रखना है कि उनका रेवेन्यू लॉस ना हो। तो उस पर भी चलता रहता है, जैसे जैसे GST काउंसिल बैठती है, मीटिंग करती है, तो देखते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि वो भी अंडर GST आ जाए। मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज कुछ करके ना गाड़ियों पे टैक्स कम कराओ। मेरे ना शौक नहीं पूरे हो पा रहे इस चक्कर में। बड़ी महंगी है गाड़ियाँ, क्यों ऐसे? इसीलिए बोली ना, जब आप 20 लाख के स्लैब में आ जाओगे ना, तो आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं फिर भी करूँगा कि इतनी महंगी हो रही है यार गाड़ियाँ भी, मतलब 300% ऐसे वगैरह इम्पोर्ट्स वगैरह आते हैं ना, तो थोड़ा सा तो है, बट कोई नहीं, वही तो आपको मोटिवेट करेगी ना अर्न करने के लिए। चलो ये भी ठीक है। तो अभी जैसे आपने मुझे कहा कि आपने 3 times मेंस नहीं क्लियर किए थे UPSC में, तो फिर आप उस चीज़ से कैसे डील? 4 times, क्योंकि हम जस्ट मैं गिन लेती हूँ 15, 16, 4 में आई डिस्क्वालीफाई। यू नो कि UPSC को लेके बच्चे एक्चुअली बहुत ही क्या कहते हैं आप, पैशनेट से ज़्यादा बेचारे बहुत एंग्शियस भी हो जाते हैं, बिकॉज कई लोग अपनी पूरी लाइफ एक चीज़ के पीछे निकाल देते हैं, और जब वो नहीं होती तो
आप एक अलग ही मेंटल जोन में चले जाते हो। अभी जैसे आपने मुझे कहा आपने 4 अटेम्प्ट्स नहीं क्लियर किए मेंस के, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपको इतना वीक बना देता है ना कि आप सोचो आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो एक एग्ज़ाम के लिए, दिन रात उसके लिए पढ़ रहे हो, यू आर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग, योर हेल्थ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि आप 100% दे रहे हो अपना, उसके बाद आपका मेंस डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एंड जब दूसरा थॉट आता है ना कि यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो प्रीलिम से, तो वो और ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है। वो साइकिल फिर कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक बार वो साइकिल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन। मतलब ये कहते हैं ना यूपीएससी के बहन भाई हैं, तो ये साथ साथ चलते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी साथ साथ चलते हैं। आधे उस डिप्रेशन एंग्जाइटी में टूट जाते हैं, जो उसको धीरे धीरे ओवरकम कर लेता है तो कहीं ना कहीं तो अटक ही जाता है। डिप्रेशन आएगा, आप कुछ भी करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे, आएगा। और यूपीएससी में यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको अकेला कर देती है। मतलब आपको इतना लोनली बना देती है कि ना आप फैमिली से शेयर कर सकते हो, ना फ्रेंड्स से। कंपटीशन इतना हाई है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे आपका कोई फ्रेंड है या मतलब ग्रुप में है, वो आपसे कम पढ़ा, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका क्लियर हो जाता है, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका नहीं होता, वो अलग से डिप्रेशन आ जाता है। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी आएगी, बट यू हैव टू मैनेज दैट। आप क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू किया आपने और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? नहीं, डिप्रेशन आया था, बहुत आया था। एंग्जाइटी भी बहुत आई थी। एंग्जाइटी तो रहती थी। वो आपके जिस दिन प्रीलिम्स दे के आते थे ना, रात को आपका हार्ट ना ऐसे धक 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 होता था। एसी की आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट होती थी। जिस दिन दे के आए उस दिन फिर आंसर कीज आती थी, उसको चेक करते थे। तो आपको मतलब यूपीएससी का प्रेशर ऐसा होता है कि आपको भरी सर्दी में पसीने छूट जाते हैं, इतना गंदा प्रेशर होता है इसका। और धीरे धीरे फिर टाइम लगता है निकलने से बाहर डिप्रेशन से ना, इसके थोड़ा टाइम लगता है। बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको डिप्रेशन आएगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है उसको। चाहे थोड़ा ब्रेक ले लो बीच में, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना आप ब्रेक ले लो। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आई थिंक कंटिन्यू करके इसको रखिए, और डिप्रेशन ओवरकम हो जाता है एक टाइम के बाद में। फिर आपने अपना मैं जैसे जब मेरा थोड़ा डिप्रेसिव फेज़ आता था तो घर पे थोड़ा बात कर लेती थी भैया से या फैमिली से, ठीक है। मैं हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा रहती थी उस टाइम पे भी। मैं एक्सरसाइज करती थी, वॉक पे डेली जाती थी मैं, तो उससे एक माइंड फ्रेश हो जाता था। तो जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती थी वो थोड़ा कम हो जाता था, क्योंकि आप थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। अगर कोई कह रहा है ना कि मैं 20 घंटे पढ़ता था कंटिन्यूसली, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज नॉट पॉसिबल, एंड टुडे ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक बैलेंस बना के रखो आप। एक तो हेल्दी डाइट खाइए। आपने देखा होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में लोग कितना वेट गेन कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि भाई आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, आईएएस बन जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेल्थ इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना एग्ज़ाम क्लियर करना है, मान लो आप आईएएस बन गए, आपने अपना शरीर ख़राब कर लिया, आप 1 साल भी नहीं जिए तो करेंगे क्या फिर आप आईएएस बन के भी? आप लोग की ट्रेनिंग भी होती है ना, फिजिकल ट्रेनिंग? हाँ, वो उसमें आपको पीटी कराते हैं, रनिंग कराते हैं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज होती कराई जाती है उसमें। तो फाउंडेशन कोर्स होता है 6 महीने का। मतलब उसमें सारी सर्विसेज के लोग साथ में रहते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस सब रहते हैं। तो वो पूरा मतलब मुझे लगता है वो इट्स अ काइंड ऑफ, जो मुझे फील होता है, इट्स अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। कि भाई बच्चा इतना डिप्रेसिंग फेज से आया तो उसको थोड़ा सा अच्छे अच्छे कपड़े पहनना सिखाओ, अच्छा अच्छा खाना दो, बात करना सिखाओ। मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, आपको कपड़े पहनना तक सिखाते हैं, आपके पूरा ग्रूम करते हैं, आपको टेबल मैनर्स सिखाते हैं, आपको खाना खाना सिखाते हैं, आपको कैसे बात करनी है, आपको अपने गेस्चर्स कैसे रखने हैं, ठीक है, वो सब सिखाते हैं। तो इट्स अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के टाइम पे। तो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपने बोला कि आप लखनऊ में थे, तो ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर होता क्या है एक्चुअल में? होता क्या है? जैसे मैंने कितने मतलब मेरे कितने ऐसे मतलब जानने वाले हैं जो पोस्टेड है, जैसे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गए या कोई हो गए जो अच्छी पोजीशंस पे पोस्टेड है, बट उनकी भी ट्रेनिंग हर साल उनको ट्रेन करने वापस मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो होता क्या है ट्रेनिंग एकेडमी मतलब ट्रेनिंग सेंटर के अंदर? उसमें ना पूरा शेड्यूल बनाते हैं आपका मॉर्निंग से, लाइक कि आपको सुबह पहले एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। और बेसिक फाउंडेशन इसी की ये है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं ना, आपस में एक बॉन्डिंग बना लें, क्योंकि सबको काम एक दूसरे से पढ़ना होता है। कोई नॉर्थ में पोस्टिंग है, कोई साउथ में पोस्टिंग है,
तो मॉर्निंग स्टार्ट होती है आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज से, फिर आप ब्रेकफास्ट रेडी होके फिर आप ब्रेकफास्ट जाते हैं, फिर आपकी क्लासेस होती हैं, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो पढ़ाए जाते हैं आपको, सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं आपको। जैसे आपके सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मेरा जीएसटी पे था तो हमारे बेसिक ऑफ जीएसटी से स्टार्ट हुआ, डिफरेंट सेक्शंस हमको पढ़ाए गए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमको पढ़ाई गई, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर्स के साथ कैसे बात करना है, कैसे आपको मिलना है ऑफिसर से, वो सब हमको सिखाया गया वहाँ पे। बीच में ब्रेक्स होते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज होती है इवनिंग में। फिर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो हम लोगों से मिलने आते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, केस स्टडीज़ हमसे डिस्कस करते हैं वो। फिर लंच होता है, उसमें सारे ऑफिसर साथ में बैठ के लंच करते हैं। उसके बाद में फिर से क्लासेस होती हैं, 1-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, फिर टी ब्रेक होता है फिर क्लासेस होती है, फिर 5 बजे आपको फ्री कर देते हैं। उसके बाद में फिर आपको घूमना है, एक्सरसाइज करनी है, शॉपिंग करना है, पार्टी करनी है, जो करना है, देन यू आर फ्री। ठीक है, तो हमारा तो इस तरह से लखनऊ में चलता था। तो इट वॉज़ मतलब 1.5 महीने की, वैसे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, हम लोग की 1.5 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, बट बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। अब उस टाइम पे जितने ऑफिसर्स थे उनकी बॉन्डिंग एक अलग बन जाती है, कुछ भी होता है ना तुरंत फ़ोन करते हैं, पूछ लेते कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कैसे होगा, तो एक अलग बॉन्डिंग भी बन जाती है और लॉन्ग टर्म चलता है उसमें। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सर्विसेज से पहले, तो ट्रेनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो बनने के बाद क्यों? बनने के बाद होता है कि कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमको जीएसटी पढ़ाया गया उस टाइम पे प्रोविजंस कुछ थे, बीच में कुछ चेंजेस हुए होंगे, या फिर कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी वो हमको पढ़ाते हैं, तो फिर बीच में बुलाते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा इनको टाइम निकाल के ना एक गेट टुगेदर टाइप भी हो जाएगी, और अगर कुछ चेंजेस हैं या अमेंडमेंट्स हैं तो वो भी हमको सिखा दिए जाएंगे फिर बीच में। तो यार एक और मेरा सवाल है कि आप इतने मतलब सुंदर हो और गेट टुगेदर भी हो जा रहे हैं, तो आप क्यों सिंगल हो? ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। आपको लगता है एक्चुअली, आपको लगता है कभी कि लोग शायद जो मेन ऑफ द सर्विसेज या जो भी हैं कि वो आपसे इंटिमिडेट हो जाते हैं? थोड़ा सा देख के पर्सनालिटी को, बट ऐसा भी नहीं है, जब आप बात करते हो तो थोड़ा सा लगता है। या ये डर होगा कि भैया आई है से बच के ही रहो? हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये हम भैया पे ब्लेम कर देते हैं। बट मुझे एक और चीज़ लगता है जो इंडियन मेन का, आई डोंट नो ये राइट है कि रॉन्ग है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आई थिंक डोमिनेंस इतनी है कि कंट्रोल इतना है कि वो लूज़ करने से भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर उनको ऐसे कोई फीमेल अपनी लाइफ में है जो उनसे ज़्यादा पोजीशन में है, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेंस भी मुश्किल होती है कि यार ये मुझसे ज़्यादा है, कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस। तो आपको लगता है कि वो कहीं आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरे फैमिली में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हुई है, बिकॉज इनिशियली माई मदर वॉज ऑल्सो वर्किंग, ठीक है। और फैमिली हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि कभी हमारे फैमिली में ये नहीं सिखाया गया कि भाई फीमेल ज़्यादा अर्न कर रही है या ज़्यादा हायर पोजीशन पे है तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक, एंड एटलीस्ट फॉर मी इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। मुझे वो पता है कैसे हैंडल करना है। लेकिन सारे मेल्स एक जैसे भी नहीं होते, दे ऑल्सो सपोर्ट देयर पार्टनर्स ना, कि चलो मुझसे अच्छा कर रही है। अब कुछ को तो देखो नहीं बर्दाश्त होगा वो, ठीक है। मैं डर गया इसी में जब आपने बोला कि मुझे पता है वो कैसे हैंडल कर नहीं, वो आपके ऊपर है ना, आपका नेचर कैसा है कि आपको डोमिनेंस दिखाना है, और कोई भी रिलेशन है वो डोमिनेंस से नहीं चलता है, ठीक है। देयर शुड बी अ बैलेंस। कुछ वो ज़्यादा देगा, आपको कम करना पड़ेगा, कुछ आप ज़्यादा दोगे, तो एक बैलेंस अगर आप किसी भी, चाहे वो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, चाहे आपका डॉटर मदर का है, जब तक वो एक बैलेंस नहीं रहेगा ना आपके रिलेशन में तो वो नहीं चलेगा। और एक बैलेंस बनाना ना बहुत ज़रूरी है आपको। आप कैसे बनाते हो वो बैलेंस? जहाँ पलड़ा भारी हो। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, आप एक ऑफिसर हो, बट आप मुझे कहते हो कि जब आप घर जाते हो आप अपनी वॉक्स पे डेली जाते हो, आप अपने स्किन का ध्यान रखते हो, आप स्किन केयर करते हो, आपका हेयर मेकअप, तो ये भी एक बैलेंस वाली चीज़ हो गई। तो आप ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसका अभी पलड़ा भारी है? नहीं, अभी तो थोड़ा बैलेंस चल रहा है, क्योंकि अगर मैं आज कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दूंगी अपने पर्सनल उस पर, और अभी से अगर ये आदत डाल दी कि आज चलो ऐसे बाल बना लिए, या मतलब देयर इज सम क्राइटेरिया कि आपको ऐसे ही ऑफिस जाना है, लाइक मुझे पता है कि मैं ऐसे ही, मेरा एक बेसिक क्राइटेरिया है कि मैं इससे नीचे रेडी होके ऑफिस नहीं जाऊंगी, बिकॉज आप एक
एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, यू शुड ऑल्सो लुक लाइक एन ऑफिसर। एक्ट तो बाद में करोगे, पहले लुक भी आना चाहिए ना एक ऑफिसर वाला। तो वो एक बेसिक मिनिमम थिंग है कि आपको थोड़े ये नहीं कि आपको एक्सपेंसिव कपड़े पहनने, आप जो भी पहनने हो आप कंफर्टेबल होने चाहिए और आपको सूट करना चाहिए वो, क्योंकि आप एक ऑफिसर हो तो आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। तो आप जो भी पहन रहे हो आप एक डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए आपकी, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग फॉर्मल्स और इंडियन, मैं लाइक दोनों पहनती हूँ ऑफिस के लिए, फॉर्मल्स भी और इंडियन भी। तो वो आपको कैसे कैरी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने फॉर्मल्स पहना, मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं, तो वो मेरी पर्सनैलिटी ना मिसमैच होने लगेगी, मैं खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करूँगी। तो आप जो भी पहन रहे हो उसको कॉन्फिडेंट रहिए उसमें। प्रोफेशनली वो जब मैं उसमें ऑफिस में जाती हूँ तब मेरे दिमाग में पर्सनल कुछ नहीं आता है, उस टाइम पे सिर्फ मुझे ऑफिस दिखता है, ऑफिस से रिलेटेड काम दिखता है। अब घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज़ मुझे इम्पैक्ट नहीं करती है फिर। तो दोनों का बैलेंस अभी तो अच्छा चल रहा है, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। और यार हमने जैसे इतने ऑफिसर्स की बात की, अब पॉलिटिशियंस पे आ जाते हैं। आपको लगता है पॉलिटिशियंस कभी कभार आप लोग का काम हैम्पर कर देते हैं? अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है आप लोग को जो आप नहीं अकोमोडेट कर सको? थोड़ा सा मतलब हैम्पर क्या, वो अब देखो हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, ठीक है, और जो मिनिस्टर्स आते हैं वो जनता की वोट से जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक हायर पोजीशन आपसे होल्ड करते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि वो आपको पूरा इम्पैक्ट करते हों, बट हाँ एक रहता है कि भाई अगर आपको कोई हेल्प मांग रहा है या फिर आपसे कुछ करने के लिए बोलता है, इफ़ इट्स इन योर हैंड्स और इट्स लीगल, तो मुझे लगता है फिर उतना ठीक रहता है, कर सकते हैं फिर कभी किसी उसमें। ने ऐसे ही पूछा हो आपसे कोई चीज़ बोलने मतलब आपको करने के लिए बोली हो कि यार ये मेरी रिक्वेस्ट है अकोमोडेट कर दो? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तो मेरा सर्विस टेन्योर ही बहुत छोटा है। अभी तो नहीं। या आपने कभी कभी किसी के ऐसे घर पे आपने रेड मारी हो कि अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत सारा कुछ बरामद हो गया और आपको लगा कि यार ये यहाँ पे तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, अननोन कोई बंदा हो? नहीं, नोन का भी ऐसे नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है ना, जब तक आपको डाउट नहीं होता है, जैसे मान लो उसने दिखाया कि मेरे यहाँ पे 1 लाख का सामान है, वो मान लो 10 लाख का है, ठीक है, वो धीरे धीरे खुलता चला जाता है। मतलब रेट की साइड पे तो ना अगर आपको एक खुली पर्ची भी मिल जाए ना, वो भी कितने काम की हो सकती है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हम रेड फिल्म में जैसे देखा था एग्जैक्टली रेड वैसी होती है? मतलब ऑलमोस्ट, क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस इन द सेंस कि आप मतलब आपकी पूरी एक टीम होती है जिसमें आपको पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। फिर आपके पूरे ऑफिसर्स रहते हैं, तो आप प्रॉपर एक हमारे उसमें क्या कहते हैं, एक इंटिमिडेशन लेके जाते हैं कि उसको हम शो करते हैं, ऐसे नहीं कि हम जाके उसके तोड़ फोड़ कर देंगे, उसको सीधा बताते हैं कि भाई हम आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। तो उसके लिए एक INS फॉर्म 01 होता है जो हम लेके जाते हैं, जिस पे हमारे सीनियर्स के सिग्नेचर होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि भाई हम नॉर्मली आपके यहाँ पे जांच के लिए आए हैं। उसको रेड वर्ड भी नहीं बोलते ना, तो उसको आधे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आधे क्या करते हैं वहाँ पे एक्टिंग करने लग जाते हैं, मेरे को शुगर हाई हो गया, मेरा BP हाई हो गया, मुझे ना अटैक आने वाला है, मतलब इतना लिटरली होता है, ठीक है। बाद में मान लो उसको, अब ये मान लीजिए अगर थ्रू रेड्स अगर कोई बंदा मर गया तो वो ऑफिसर के ऊपर आ जाएगा, तो हम इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो जानबूझ के एक्टिंग करेगा, फिर वो जाके ना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, वो फ़ोटो भेजेगा कि मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है। तो वो सारे नाटक भी चलते हैं उसमें। तो वो सारी सिचुएशन को बहुत पीसफुली और बहुत कामली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाती है, उसको कवर अप करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, अगर आप अच्छे ऑफिसर हैं और आपकी टीम स्ट्रांग है और जितना आप होमवर्क अपने घर से करके लेके जाएंगे ना, उतना अच्छा आप एक रेट कर पाएंगे वहाँ पे। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके किसी सीनियर ने ऐसे ही किसी के यहाँ रेड मरा दी हो खुन्नस के चक्कर में? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। या आपको लगा हो कि यार ये बड़ा कैजुअल सा है, यहाँ क्यों रेड मारनी है? हाँ, कभी कभी ये लगता है कि जैसे लाइक ट्रेनिंग में थे तो इतना कुछ ना तो पढ़ा होता है ना इतना एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे उसमें पेंट ब्रश होते हैं ना, तो उसके वहाँ पे रेड हुई थी, वहाँ जाके देखा इतना बड़ा पेंट ब्रश भी था, इतना भी था, इतना भी था, इतना भी था। अब इसको गिनोगे कैसे, हमें स्टॉक लिखना होता है वहाँ पे। अब इतने मिलीमीटर का इतना इतने इंचेस का है ये, तो वो काउंट करना, फिर उसको एक क्या कहते हैं होलसम अमाउंट में लिखना होता है। उसमें लगता है ब्रश में क्या गड़बड़ी करेगा ये, ठीक है। वो बाद में पता लगता है कि भाई उसने 2 कंपनी बना रखी है, एक में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दूसरे में अलग से पेपर का मूवमेंट चल रहा है। तो वो पूरा पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे। और
ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी का गाज़ियाबाद में है या मोदी नगर में ऑफिस है, उसके जितने ऑफिसेज रहते हैं ना, मतलब यूपी में मान लो 3-4 जगह हैं, सारी टीम तैनात रहती हैं एग्जैक्ट टाइम डिसाइड करके कि भाई अब इस समय ये काम कर देना है। तो उसको कहीं से भी फिर ऑप्शन नहीं देना, छोड़ना नहीं पड़ता है, लूप होल नहीं देना, उसे टाइम नहीं देना, उसका दिमाग नहीं यूज़ होने देना है। अब जब आप पहुंच गए हो तो फिर आपको अपना काम पूरा करके आना है। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स वालों के, मैं सोचती थी ये ड्राई फ्रूट्स वालों के क्यों हो रही है, ठीक है, बादाम पड़े हैं, काजू पड़े हैं, वो क्यों हो रही है भाई? और उसमें इतनी इतनी चीज़ें निकल के आती है, क्योंकि बादाम का जो छिलका होता है ना, वो उसमें बिकता है, उस पर भी टैक्स लगता है, GST लगता है छिलके पे भी। तो उसमें बादाम भी, के छिलके पे? हाँ, उसको यूज़ करते हैं ना वो लोग भाई, बादाम का जो छिलका होता है उसको यूज़ कर लेते हैं आगे जाके, उससे भी कितना कुछ आप बना सकते हैं। हम तो छील के फेंक रहे हैं घर पे। आप 4 बादाम खा रहे हो, वो 4 बोरे 40 बोरे बादाम छील रहा है। मैं तो बचाऊंगा अभी, कल से छीलना बंद, या खा जाओ या उधर बचा के इकट्ठा रखो। करके रख हाँ, लेते पता हैं। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स कितनी बोरिंग होती है, कि 9 to 5 के जाओ एक ही जगह बैठे रहो। आपकी तो जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बोरिंग उसके लिए है जिसे अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। बोरिंग तो एक्टर को अपना काम भी लग सकता है, अगर उसे उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। आपको अपने काम में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आएगा। लाइक मुझसे सब बोलते हैं कि मैम आप पहले डॉक्टर थी, फिर आप जो है इस फील्ड में कैसे आ गए, आपको तो अच्छा भी नहीं लगता होगा। तो मेरा सिंपल एक जवाब रहता है, जब मैं डॉक्टर थी तब मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट आता था। द डे आई डिसाइडेड कि आई हैव टू लीव माई मेडिकल फील्ड, मैं इसमें आई, अब मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं कल कहीं और जाऊँगी, मैं उससे दुगने इंटरेस्ट से काम करूँगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, इसे मैंने चूज़ किया है, तो मैं अपना इंटरेस्ट कैसे लूज़ कर सकती हूँ फिर उसमें। कहीं और नहीं, SDM एंड SDM ओनली, उसके बाद DM जो मतलब देखते बट हैं। IS। तो जब आपने मेंस क्लियर किया और आप फर्स्ट टाइम वो इंटरव्यू रूम में घुसे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक तो इंटरव्यू के नाम से ही ना हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इतना हवा बना देते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे, बच्चे मॉक देते हैं, तो उसमें ना पूरा वो एनवायरनमेंट इतना, इट शुड बी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पर उसको इतना नेगेटिव बना देते हैं कि भाई 2 बंदे आपको ऐसे बैठ के घूरेंगे, ठीक है, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप जवाब नहीं दे पाओगे, आपके हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू इसकी आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, वो आपसे प्रेशर भी बनाएंगे। लाइक जब मैं बताती हूँ, मेरा जब 2017 मेंस का रिज़ल्ट आया था, सैटरडे की रात को रिज़ल्ट आया था, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी उस साल की रिज़ल्ट आएगा। वो आया, नेक्स्ट मंडे मेरा इंटरव्यू होना था, तो आई जस्ट गोट ओनली 1 वीक। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने थे, इंटरव्यू प्रिपेयर भी करना था, क्योंकि दिमाग में था कि नहीं होगा। और वो 1 हफ्ते में कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करूँ, इंटरव्यू में फैक्ट्स याद करूँ, क्या चल रहा है, क्या याद करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो उस टाइम पे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ देखे, अप्रॉक्सीमेटली 80-90 मैंने मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे पढ़े होते हैं, वो सब मैंने देखे कि लड़की कैसे कपड़े पहन के जा रही है इंटरव्यू में, कि सूट सलवार पहनना है, साड़ी पहननी है या फॉर्मल्स पहनना है। तो कपड़ों का आइडिया मुझे वहाँ से लगा, आपको वहाँ बैठ के कैसे बात करनी है, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो मुझे मेरा जो मेन लर्निंग थी वो मॉक इंटरव्यू की वीडियोज़ से मिली। फिर लाइक भैया मेरा इंटरव्यू लेते थे उस टाइम पे, ही यूज़ टू टेक माई इंटरव्यू, और वो बहन भाई वाली चीज़ दूर दूर तक कुछ नहीं, बस उस समय 1-to-1 इंटरेक्शन होता था। तो वो 1 हफ्ता उन्होंने मुझे इतना चंक किया ना उसमें, कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे किया, तो एक मेंटली मुझे प्रिपेयर किया कि इंटरव्यू में ऐसे होगा। बट वो था ना कि भाई घर पे एक एनवायरनमेंट फिर भी लगता है यार आपके ब्रदर हैं, बट आई वॉज लाइक कि चलो देखते हैं क्या होता है। हालत तो बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था, और जाने से पहले आपको बोर्ड पता लग जाता है कि आपका बोर्ड किसका था। तो मेरा आया था सुशीला मैम का, वो जज रह चुकी हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला सुशीला मैम का बोर्ड आया, तो मुझसे मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे बोर्ड्स का भी ना आइडिया नहीं था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, वो ये सुनने में आया था कि भाई फीमेल है तो फीमेल को अच्छे मार्क्स नहीं देती हैं। तो मैं मतलब 11 बजे मेरा इंटरव्यू था, मैं रूम में एंटर करी और मैं जाके ऐसे बैठ गई। तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि यू आर अ डॉक्टर, और ये कैसे इसमें सिविल सर्विसेज में तुमने तो सरकार के पैसे वेस्ट करा दिए। मतलब पूरा इंटरव्यू ऐसे चला ना कि आई इवन रिमेंबर दी एक्सप्रेशंस ऑफ द एग्जामिनर कि कैसे थे। उनको धीरे धीरे फिर थोड़ा समझाया। वो बहुत प्रेशराइज इंटरव्यू था, बहुत प्रेशर बनाया था। तो शी वाज लाइक कि ना ऐसे टेबल पे ऐसे हाथ मार के भी कि तुम झूठ बोलती हो, तुम ऐसे करती हो, ठीक है। आई वाज सिटिंग वेरी काम कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि वो पूरा प्रेशर बना रहे हैं। तो मैंने कहा मैम देखो, मैं अगर वहाँ पे बोलती कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, वो सबसे बड़ा झूठ हो जाता। तो मैंने उनको बोला यस मैम झूठ बोलती हूँ पर कभी कभी। कहती तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। मैं कहा अभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ झूठ सभी मैं बोलती हूँ झूठ। फिर
क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट हुए, फैक्चुअल क्वेश्चन आए। एक इधर सर 5 मेंबर थे, 2 इधर सामने चेयरमैन, ठीक है, जो मतलब बोर्ड के जो मेन मेंबर होते हैं, तो डोमिनेटिंग वही कर रही थी पूरा, ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, पसीने भी आ रहे थे, बट टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना था, उतना मुझे था। तो जैसे मैंने बताया पूरा काम में बैठी हुई थी, फैक्चुअल, आई वॉज वेरी गुड इन फैक्ट्स। तो जो और उस टाइम पे ना आपके फैक्ट्स भी याद नहीं आते। तो जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो एकदम से दिमाग में आया कि अब वहाँ पे देखते हैं कि आप कैसे ना इंट्रोड्यूस कर रहे हो पर्सनालिटी को। तो मैंने बोला श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगर वहाँ पे मैं श्रीमती लगाना भूल जाती तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू आर क्या कहते हैं मिनिस्टर, ठीक है, वो आपसे बड़े हैं और एक इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। फिर आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर की हेडिंग, और मैंने हिंदू पढ़ा था तो मैंने द हिंदू, ठीक है, वो पूरा नाम आपको ऐसे बताना होता है। हेडलाइंस कौन सी आपने उस दिन पढ़ी थी। तो बहुत रैंडम और बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन भी होते कि कुत्ते के अगेंस्ट FIR हो गई, ठीक है। तो वो मतलब वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी करते हैं। कभी आपसे एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछेंगे, कभी एकदम आपसे ग्रेजुएशन का पूछ लेंगे। तो वो उस समय मेरा इंटरव्यू 15-16 मिनट चला था। मुझे 15 मिनट ना कुछ नहीं पता लगा वो क्या रहा है, ऐसा जैसे बॉक्सिंग में नहीं होता है, पूरा वैसा फीलिंग आ रहा था। उधर से क्वेश्चन आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर जवाब चल रहा है। एक बंदा सिर्फ आपको बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। वो बोलते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके रिएक्शंस वो सब नोट करते हैं। तो जब इंटरव्यू खत्म हो गया, उन्होंने लास्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा कि वाई यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस। मैंने आंसर दिया, बोल जाओ। वो समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं इतनी घबराई हुई थी उस टाइम पे, मैं बाहर निकली और मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और ये 16 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। और बच्चे बाहर खड़े होते हैं जिनका इंटरव्यू होता है, वो मुझे क्या पूछा और मैं वो कुछ फॉर 1.5 आवर आई वॉज नम कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया हुआ क्या। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस रिकॉल होने स्टार्ट हुए। जब हम खाना वाना खाया, पूरा देखा, तब फिर देखा कि अब जो होगा देखा जाएगा। देन उस इंटरव्यू में मुझे 200 में से 124 मिले, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, वो भी सुशीला मैम के बोर्ड में। तो जब मैं 19 के इंटरव्यू में गई तो जो मेरी मिस्टेक उसमें थी 17 में मैंने की, उसको मैंने मिनिमाइज़ किया। और उस टाइम पे भी मैंने मॉक नहीं दिया था, सेम टेक्निक आई यूज, क्योंकि एक बार जब आप कर लेते तो आपको पता लग जाता है। तो जो वहाँ पे कमी आ रही थी, फिर दूसरे इंटरव्यू में वो बोर्ड बहुत कॉर्डियल था, वो इतना मतलब थोड़ा ना सब, और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड बहुत नेगेटिव होता है, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि अरे बेटा आप तो डॉक्टर हो, मुझे दांत का ट्रीटमेंट कराना था, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। फिर कोविड चल रहा था, मेडिकल बैकग्राउंड, ऊपर से कोविड, सोने पे सुहागा हो गया। तो आधा इंटरव्यू मेरा पूरा कोविड से रिलेटेड, मास्क और जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे कि जो सैनिटाइज़र होते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ज़्यादा होती है या जो नॉर्मल अल्कोहल बाहर दुकानों पे मिलती है उसमें ज़्यादा होती है? सैनिटाइजर नहीं, उसमें जो नॉर्मल अल्कोहल पीते हैं हम लोग। हाँ, बट सैनिटाइजर में ज़्यादा होती है ना। हाँ, तो मुझे उसमें थोड़ा आइडिया नहीं था। 70% होती है सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर में ज़्यादा होते हैं। तो बोल रही हूँ इसको जा कर ले, हमारे भी घर पे एक IAS ऑफिसर हो जाएगा। नहीं सुन रहा मेरी बट आपको ये नहीं लगता कि यार बड़ा अनफेयर है? मेरे को तो बड़ा अनफेयर लगता है कि आपने प्रीलिम्स दिए, आपने मेंस दिए, तो आपको आई फील काफ़ी तो उस बेसिस पे भी आपको क्रेडिट देना चाहिए। बट आपका बेसिकली आपने ये सब कुछ किया सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, और इंटरव्यू पे आपके 5 लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आप उस लायक हो या नहीं हो। नहीं, जैसे इंटरव्यू तो अभी 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि आप इससे मिनिमम नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू गिव द रीज़न, बोर्ड को रीज़न देना पड़ता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मार्क्स से नीचे आप नहीं दे सकते, और अगर आप दे रहे हो तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। सेम कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स दे रहे हो तो उसमें भी आपको रीज़न देना पड़ेगा कि भाई बच्चा बहुत अच्छा था, या उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, या उसने आंसर्स अच्छे दिए। और इंटरव्यू में मार्क्स आपको सिर्फ उनके मिलते हैं जो आप आंसर करते हैं। जब आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब एक ये भी मिथ है लोगों में कि अगर इंटरव्यू में आपने आंसर नहीं दिया ना क्वेश्चन का तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो बच्चे गलत आंसर भी दे देते हैं। तो जो मार्क्स आपको उस पर मिलते हैं जो आप आंसर दे रहे होते हो। मेरे कितने सारे क्वेश्चन थे, मुझे नहीं आंसर आ रहा था या मुझे थोड़ा सा भी डाउट था, तो मैंने सॉरी मैम या सॉरी सर कह के वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। दे वॉन्ट माइंड, भाई यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ सुपरमैन कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी, बट जो आंसर आप दे रहे हो वो आपका आंसर फिर मतलब
अच्छा होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, उस पर भी वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब फैक्ट्स हैं, मान लीजिए आपने उन्होंने आपसे पूछा कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, अब 20 करोड़ की पॉपुलेशन में बोल दूँ 40 करोड़, वो मुझे पहले क्वेश्चन पे निकाल के बाहर कर देंगे कि भाई आप बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना, तो एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया, अदरवाइज इंटरव्यू मतलब मुझे सबसे अच्छा पार्ट इंटरव्यू लगा। तो व्हाट इज दैट वन टिप आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दोगे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जैसे आप स्टेट के लिए जा रहे हैं तो अपनी स्टेट के बारे में जानें, आपके इंटरव्यू तक पहुँचे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो ऑब्वियसली क्लियर हैं, और अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको, मतलब ऐसे नहीं कि आपको प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा है, क्योंकि आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन में जाके यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप प्रेजेंटेबल ही नहीं हैं तो आप कैसे करेंगे उसको। दूसरा, एक अपना पढ़ाई का टच रखिए, अपना मतलब फैक्ट्स वगैरह कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो वो सब आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा। बट द मेन थिंग इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन भी आपसे क्यों पूछ रहे हैं। लाइक अगर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे आपका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ये नहीं कि बस कुर्सी पावर ये मिलेगा गाड़ी मिलेगी, वो कोई रीज़न नहीं है आपका सिविल सर्विसेज में। आपका एक पीछे का एक मोटिव होना चाहिए। सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करता है ना, वो बच्चा ऐसे ही नहीं करता मज़े के लिए। उसको पता है कि भाई इतना टफ एग्ज़ाम है, वो सोच के ही कुछ ना कुछ रीज़न रहता है उसके पीछे, कि भाई उसने स्ट्रगल देखा है घर में या अपनी सोसाइटी में या पर्सनल लेवल पे कुछ भी है, तो देयर सम शुड बी अ रीज़न कि वाई यू वांट टू जॉइन अ सिविल सर्विसेज। आपको उन लोगों के बारे में क्या लगता है जिनको पता ही नहीं कि यूपीएससी क्या है, या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सब में फ़र्क ही नहीं पता? एक्चुअल में आपको सही बताऊँ, आधे से ज़्यादा क्या 90% लोगों को पता ही नहीं है कि आईएएस करता है क्या है। पुलिस का चलो पता है कि भाई पुलिस ये करेगी, कोर एरिया आपको पुलिस का भी नहीं पता। आईआरएस का तो नाम आधे मुझे लगता है सुने भी नहीं होते हैं। भाई इनकम टैक्स वाले हैं तो वो जो फाइल करते हैं वो थोड़ा बहुत सुने होते हैं। आप नीचे चले जाओ किसी से भी, मिडिल क्लास के, भाई मिडिल क्लास तक इनकम टैक्स देती है ना, उसके नीचे आप चले जाओ, उनको नहीं पता भाई आईआरएस कौन होता है। तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि सर्विसेज में मतलब एक्चुअल में सर्विसेज है क्या और सर्विस में करते क्या हैं। आप किसी से भी पूछ के देख लो कि आईएएस करता क्या है, आधे से आउट ऑफ 10 9 वर्ड से कि हमें नहीं पता क्या करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे पास अभिषेक सिंह जी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि वो सैफ अली खान से मिले, तो उसने पूछा उनसे कि इन्होंने बोला आई एम एन आईएएस ऑफिसर, और इन्होंने नहीं, इनके एक बैचमेट ने बोल दिया और बहुत प्राइड से बोला कि आई एम एन आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने पूछा कि यार क्या है आईएएस ऑफिसर, व्हाट इज एन आईएएस ऑफिसर? तो बोलता है कि हमको ऐसा फिर लगा कि यार अब इतना कुछ हमको लग रहा था कि हमने कर लिया लाइफ में, और बोलते हैं फिर ऐसा लगने लगा कि अब तो कुछ भी नहीं किया है। तो आपको उनके बारे में क्या बोलना है कि जिनको इतना अचीव करने के बाद भी वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलता? सेंस ऑफ कुछ लोग देखो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे कुछ को क्या है कि जॉब चाहिए थी, जॉब मिल गई, वो सेटिस्फाई हो गए। कुछ को जॉब मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। लाइक मेरे यहाँ पे भी हैं कि उनको एक सर्विस चाहिए थी, वो मिल गई, वो खुश हैं उसमें, लेकिन उसमें से भी कुछ परसेंटेज अभी भी प्रिपरेशन के मोड में है कि ये कर लिया थोड़ा सा और, क्योंकि जहाँ पे सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई तो फिर तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। और मुझे लगता है कि यू शुड ट्राई ये जो अचीवमेंट वाली जो फीलिंग है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकती है, जो मुझे एज अ पर्सन लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ पे आप हो, ट्राई वन मोर लेवल, ट्राई वंस मोर, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप मेडिकल में हो, भाई आप एमबीबीएस करते हो फिर पीजी करते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर कुछ और करते हो, फिर बाहर स्कॉलरशिप या फेलोशिप आपका कुछ भी होता है, वो सब करने के लिए जाते हो। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट, आई थिंक फॉर मी इट्स अ नेगेटिव टर्म, सेंस ऑफ अचीवमेंट। सो आई डोंट फील लाइक टिल नाउ कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, देयर इज अ लॉट टू अचीव। यू नो, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है कि आपने कितना कुछ अचीव किया है और आपको और भी बहुत आगे जाना है, बट ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको आज तक आपको लाइक आपके मुंह पे स्माइल लेके आती है, एक वो चीज़ जो इतने सालों में भी आपके साथ रह गई? मतलब रिलेटेड टू प्रिपरेशन और एनीथिंग लाइक ये जर्नी के बारे में, वो एक क्या चीज़ है जो आप कभी नहीं भूलोगे? the smile on my father's face and the proud he felt that day। मतलब उनकी जो वॉइस में वो एक बेटी के लिए जो होती है ना फादर के, उसमें लाइक ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि एग्ज़ाम नहीं निकला, कभी डिमोटिवेट नहीं करा।
उस दिन मुझे याद है वो रात को इतने खुश थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया भी कि वो खुशी से सो भी नहीं पाए थे। एंड पूरी फैमिली इतनी खुश थी, बट द स्माइल ऑन माई फादर्स फेस वो एक रीज़न था मुझे आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। पता है, मैं शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ अभी कह दूँ, बट मैंने काफ़ी नोटिस किया कि काफ़ी लड़कियों का ड्रीम होता है, ड्रीम भी नहीं होता है शायद, उन्हें बचपन से कहा जाता है कि यार सेटल कर लो, इतनी एज में सेटल करो, अपने घर चले जाओ। ये बहुत सुना है, ये मैंने भी आजू बाजू अपने सुना है, आसपास सुना है, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के वहाँ से सुना, अरे 25 ईयर्स तब तो लड़का ढूंढना शुरू कर दो। कि लड़कियों को शायद इतना मोटिवेट नहीं करते कि अपनी लाइफ में कुछ करो। तो सिंस आप आज यहाँ पर हो और आपने इतना कुछ किया है, तो अगर कोई लड़की देख रही है और उसे कुछ अचीव करना है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? एक तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसा जैस्मीन आपने बताया, ठीक है। लाइक मेरे फादर ने मुझे कभी मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया, मैरिज का डिस्कशन भी नहीं होता था। और मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अगर आप इसको पढ़ाई से अलावा भी कुछ और बात करोगे तो उसका ना एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगा और जो करना चाह रही है नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम ऑल्सो मैरिज का कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया। तो जो लड़कियां परस्यू करना चाहती हैं, एक तो उनसे मेरा कहना है कि थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को एक बार कॉन्फिडेंस में लेके आएँ, उन्हें थोड़ा सा समझाएं। और पेरेंट्स के लिए है कि एटलीस्ट एक बार अपनी बेटी पे ट्रस्ट तो करके देखो। क्या पता वो आपको कुछ ऐसा दे जाए कि आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा अचीवमेंट हो। मैं कहती हूँ पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन एक बेटी जब नाम करती है और उसका जो टैग एक फादर के सीने पे आता है ना, वो रिस्पेक्ट और वो स्माइल जो उनको वो बाद में जब फील होती है ना, उससे बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज मैरिज? इक्वली इम्पोर्टेंट। अग्रीड। एक लेवल आप जब अचीव कर लेते हैं तो फिर मैरिज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर ग्रोथ ऑल्सो। क्योंकि लाइफ देखो काटने के लिए लोग अकेले भी काट रहे हैं, ठीक है, बट व्हेन यू गेट दी सपोर्टिव पार्टनर तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाती है। अब इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैरिज ना आपकी ग्रोथ रोकती है, आपको ये नहीं अचीव करने देगी। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है, मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ अचीव करने का सोचा है, वो आपको सपोर्ट करेगा तो आप और ज़्यादा बेटर कर पाओगे। और मेरा मानना ये है, आपकी लाइफ में अगर कोई आता है वो अपना लक भी लेके आता है, ठीक है, अपनी एनर्जी लेके आता है। इफ़ इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, इट्स सपोर्टिव, तो वो दोनों साइड से मुझे लगता है बेनिफिट है। मान लो आज मैं ही हूँ, मैं कब से मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ये अचीव करना है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं मैरिज को साइड लाइन नहीं करूँगी कि भाई मैं पहले ये कर लेती हूँ। आई थिंक बोथ थिंग शुड रन पैरेलली। एक लेवल अचीव करना था, वो कर लिया, एंड इफ़ आई विल गो फॉर मैरिज ऑल्सो इन बिटवीन माई एग्जाम्स, और आई विल परस्यू फॉर दैट ऑल्सो। सो मैरिज इज़ नॉट एन हिंड्रेंस फॉर मी। वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मैरिज हो गई तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बंध गए घर में, जबकि मुझे लगता है इट इज़ अनदर लेवल ऑफ फ्रीडम कि आपको कोई समझने वाला, बिकॉज यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली, तो यू नीड समवन टू शेयर योर थिंग्स, योर थॉट प्रोसेस, तो यू नीड अ सपोर्टिव पार्टनर ऑल्सो। तो मैरिज प्लेज एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल। अच्छी होगी तो आप अच्छा कर जाएंगे, खराब होगी तो ये तो वो वाला लड्डू है ना, जिसने खाया वो पछता है, नहीं खाया वो भी पछता है। बट यू कैन मेक इट वर्क अगर आपके अंदर इतना एफर्ट है। अब सामने वाला खराब निकल जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सोचो इंटरव्यू में यूपीएससी के पूछ लिया तो कि यू आर मैरिड टू योर कंट्री। नहीं, वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आपकी पहली शादी आपके देश से हुई है तो देश के प्रति आपकी सेवा उतनी रहेगी। भाई आप सर्विसेज में आए तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माई फैमिली वो मिनिमाइज तो नहीं हो गई ना। आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ। पहले आई वॉज क्या कहते हैं receiver of the resources to my family. Now I am not seeking anything, I am a giver to my family. तो वो बहुत आपको liability से asset बना देती है, और जब आपकी फैमिली में asset होता है तो फिर everybody is, you know, that was very well said. Yeah, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन दिया आपने, तो बहुत फुल पावर। So basically अपने बच्चों की सुन लो, अगर उनको शादी करनी है तो उस पर भी फुल सपोर्ट करो, बट अगर उनको काम करना और उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो शादी को एंड गोल मत समझो, उनको थोड़ा सपोर्ट कर दो। एंड आई थिंक वो आजकल इतने ऑलरेडी होते कि सबको पता होता है कि हमें एक लाइफ पार्टनर कंपेनियन भी चाहिए, बट पहले आई थिंक
स्पेशली कुछ फॉर बन गर्ल्स जाए। अपना सेटल होना, और एक वो औदा और एक वो पावर और एक वो जो बैंक में खुद के पैसे आते हैं ना, आई थिंक हाँ, उसका तो ना एक ये फिर भी मेरे ले रही है, उसका क्या करें? वो चलेगा। वो लड़कियों वो का चलता है, लड़कियों वो का भाइयों होता से है। लेती रहेंगी, हाँ। ठीक है, वो कभी नहीं खत्म होने वाला। एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को और जो यंग एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे आप उनको देना चाहते हो? अगर इस प्रिपरेशन में आप आ रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो फुल हार्टेडली गिव 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स कम्प्लीटली। अपने मार्ग से मत भटकिए। अगर आपने ठाना है कि यूपीएससी क्लियर करना है तो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, बट टिके रहिए उस पर, क्योंकि टाइम लेती है ये। और मुझे एक कोट बहुत पसंद है, लाइक स्लो सक्सेस बिल्ड्स योर कैरेक्टर एंड फास्ट सक्सेस बिल्ड्स योर ईगो। और ये बहुत ही, मतलब दिस कोट मोटिवेट्स मी लाइक एनीथिंग। अगर मुझे कुछ भी चीज़ झटके से मिल गई होती तो शायद वो ईगो मेरे अंदर भी आ गई होती, लेकिन जब वो धीरे धीरे आपको मिलती है ना, देन यू अटेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। तो लगे रहिए, हो जाएगा, और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता अरे है। नहीं, बट थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। इट मीन्स लॉट टू अस। थैंक यू जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जितना खुल के आपने बात की हमसे। एंड हम सीरियसली रियली चाहेंगे दिल से कि आप फटाफट IAS जो आप बनना चाहते हैं वो आप बने। एंड नेक्स्ट ईयर जब आप SDM पोस्ट हो तो प्लीज़ सबसे पहला इंटरव्यू जो आप करें वो फिटे मुंह हमारे चैनल पे हो, हमारे पॉडकास्ट पे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस, रियली मीन्स अ लॉट। एंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल विद फुल एनर्जी। विद फुल एनर्जी। हमने इतने एपिसोड्स शूट किए, बट दिस हैज़ बाय फार बिन माई मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट, बिकॉज ऐसे लग रहा था कि जो मुझे करना है मुझे मेरे सामने दिख रहा है, कि एक इंस्पिरेशन मिल गई। और कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स का साइन होता है, जब आपको जो मिल जाए उसे अडेप्ट कर लो, उसको एकदम से ले लो। तो आई थिंक ये इंस्पिरेशन की मुझे ज़रूरत थी, बिकॉज लाइफ थोड़ी सी मेरे लिए ऐसे जा रही थी, और लग रहा था यार कि इतना कुछ कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। बट आपको देख के लगा कि यार कि गिव अप करना तो मतलब ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मतलब गिविंग अप इज मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कभी कभी मेरे मन में आता था कि गिव अप करना है, फिर एकदम से ऐसे झटका आता है ना आपको, ऐसे नहीं, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट इन आवर ब्लड ऑल्सो। गिव अप नहीं करना है आपको। आपने गिव अप कर लिया तो आप आधी रेस तो आपने वहीं पे जीत ली ना, जब आपने सोच लिया कि आपको गिव अप नहीं करना है। अब आधी रेस बची है, उसको भी पूरा आप कर जाएंगे। एंड इन केस एक भी बंदा मेरे से मोटिवेट होता है तो एटलीस्ट इट विल बी अ सक्सेसफुल फॉर मी आल्सो। नहीं, एक हो गया है, मैं यहाँ बैठी हूँ, एक डेफिनेटली हो गया। एंड आई होप यू नो जो देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और ऐसे भी नहीं कि मतलब आपने एक्चुअली द रियल ट्रूथ बताया है, वरना यू नो यूजुअली मतलब बहुत होते हैं बोलते हैं, जैसे 12th फेल में दिखाया है तो काफी मतलब लोगों को ये लगता है कि यार इतनी स्ट्रगल है नहीं जितनी दिखा दी है। बट आप आए और आपने एक्चुअली ट्रूथ दिखाया और बोला कि नहीं यार ये स्ट्रगल तो है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल नहीं भी होती है, बट मुझे लगता है कि स्ट्रगल होना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, इट मेक्स यू अ वेरी गुड पर्सन। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ड्यूरिंग इस प्रिपरेशन में अगर मुझे कुछ दिया है तो इट मेड मी अ गुड ह्यूमन। Thank you so much for coming to our podcast. फिटे मुंह।